नमस्ते। कभी सोचा है कि हिंदी की जो वर्णमाला है वो सिर्फ अक्षर नहीं है, बल्कि उसके पीछे पूरा का पूरा एक विज्ञान है। जी हाँ, ध्वनि का विज्ञान। आज हम इसी कमाल की वैज्ञानिक व्यवस्था के रहस्य को थोड़ा और करीब से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन ये सच है। देवनागरी लिपि असल में हमारे मुंह का एक नक्शा है, एक ऐसा मैप जो हमें बताता है कि कौन सी आवाज मुंह के किस हिस्से से निकल रही है ना कमाल की बात। देखिए, शब्द है वर्णमाला। इसका मतलब ही है वर्णों की यानी अक्षरों की माला। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक धागे में मोतियों को एक एक करके पिरोया जाता है ना, और एक खूबसूरत माला तैयार हो जाती है। ठीक वैसे ही अक्षरों को एक खास क्रम में रखने से वर्णमाला बनती है। तो इस माला का पहला मोती क्या है? वो है स्वर। स्वरों को किसी भी भाषा की आत्मा कहा जा सकता है, और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि ये अपने आप में स्वतंत्र ध्वनियां हैं। अब स्वतंत्र होने का मतलब क्या है? मतलब ये कि जब हम कोई स्वर बोलते हैं, जैसे अ या ई, तो हमारे फेफड़ों से निकली हवा मुंह में कहीं भी रुके बिना सीधे बाहर आ जाती है। कोई रुकावट नहीं। ये एकदम शुद्ध, अपने आप में पूरी आवाजें हैं। स्वरों में भी एक बड़ी मजेदार बात है। इनको बांटने का एक तरीका है, और वो तरीका है कि उन्हें बोलने में कितना वक्त लगता है। कुछ होते हैं ह्रस्व स्वर, मतलब छोटे स्वर, और कुछ होते हैं दीर्घ स्वर यानी लंबे स्वर। और फर्क सीधा सा है, दीर्घ स्वरों को बोलने में ह्रस्व से लगभग डबल टाइम लगता है। एक बार खुद बोलकर देखिए। बोलिए अ। एक छोटी झटके वाली आवाज है ना? अब बोलिए आ। देखा, आ बोलने के लिए मुंह थोड़ा ज्यादा खुलता है और आवाज थोड़ी देर तक टिकती है। बस यही जो शारीरिक फर्क है ना, यही इन दोनों स्वरों का मूल है। अच्छा, एक स्वर को लेकर अक्सर लोगों में कंफ्यूजन रहता है, और वो है री। वैसे तो ये एक स्वर है, लेकिन आजकल की हिंदी में इसका उच्चारण र और ई को मिलाकर मतलब री जैसा होता है, जैसे ऋषि शब्द में हम बोलते हैं। चलिए अब बात करते हैं वर्णमाला के सबसे बड़े हिस्से की, व्यंजनों की। और यहीं पर देवनागरी का जो वैज्ञानिक रूप है ना, वो खुलकर सामने आता है। क्योंकि व्यंजन ऐसी ध्वनियां हैं जिन्हें उनके उच्चारण की जगह के हिसाब से ऑर्गेनाइज किया गया है। अब देखिए, स्वर तो आजाद थे, पर व्यंजन नहीं है। इन्हें बोलने के लिए हमेशा एक स्वर की मदद चाहिए। हर व्यंजन के अंदर एक अ स्वर छुपा होता है। तो जब हम क बोलते हैं तो असल में हम आधा क और अ की आवाज निकाल रहे होते हैं। क प्लस अ मिलकर बनता है क। और यही इस पूरे सिस्टम का सबसे बड़ा सीक्रेट छिपा है। व्यंजनों को बस ऐसे ही रैंडम नहीं रख दिया गया है, इनको एक क्रम में रखा गया है। और वो क्रम ये है कि आवाज हमारे मुंह के किस हिस्से से निकल रही है। ये एक तरह की साउंड ट्रैवलिंग है, जो गले के एकदम पीछे से शुरू होती है और होठों पर आकर खत्म होती है। और ये देखिए, ये स्लाइड उसी यात्रा को बिल्कुल साफ साफ दिखा रही है। जरा ध्यान से देखिए, क वर्ग की सारी आवाजें क, ख, ग, घ ये सब गले से आती हैं। फिर च वर्ग के लिए जीभ तालू से टकराती है, ट वर्ग के लिए जीभ मुंह की छत से, त वर्ग के लिए दांतों से, और आखिर में प वर्ग के लिए दोनों होंठ आपस में मिलते हैं। कितना कितना सिस्टमैटिक है ये। यकीन नहीं होता? तो चलिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। अपने होठों को बिना मिलाए पापा बोलकर दिखाइए। कोशिश करिए। नहीं बोल पाएंगे, ये नामुमकिन है। और यही साबित करता है कि प वर्ग की ध्वनियां पूरी तरह से होठों पर ही निर्भर हैं। तो ठीक है, हमने स्वर और व्यंजनों के मेन सिस्टम को तो समझ लिया। अब कुछ खास अक्षरों पर भी नजर डाल लेते हैं, जो इस लिपि को और भी गहरा और सुंदर बनाते हैं। सबसे पहले आते हैं संयुक्त व्यंजन। अब नाम से ही साफ है, संयुक्त मतलब जुड़े हुए। ये दो अलग अलग व्यंजनों को मिला के बनते हैं। जैसे एक श को देखें तो ये असल में क और श की आवाज का कॉम्बिनेशन है। इसी तरह त्र, ज्ञ और श्र भी दो दो व्यंजनों से मिलकर बने हैं। यहाँ भी एक मजेदार बात है ज्ञ को लेकर। देखिए, बना तो ये ज और न्य से है, लेकिन वक्त के साथ इसका उच्चारण काफी बदल गया है। आज ज्यादातर लोग इसे ज्ञा की तरह बोलते हैं, जैसे शब्द है ज्ञान। इसके बाद आते हैं अयोगवाह, अंग और आह, यानी अनुस्वार और विसर्ग। इनको नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है। अयोगवाह का मतलब है जो योग न होने पर भी साथ चलें।
मतलब ये ना तो पूरी तरह से स्वर है, न ही व्यंजन। ये बस अक्षरों के साथ लगकर उनकी ध्वनि को एक नया मोड़ दे देते हैं। और आखिर में है द्विगुण व्यंजन ड़ और ढ। ये देखने में ड और ढ जैसे ही लगते हैं, पर फर्क है नीचे लगी एक छोटी सी बिंदी का। इस बिंदी को नुक्ता कहते हैं और इसके लगते ही आवाज थोड़ी बदल जाती है। और एक बात और, ये दोनों अक्षर कभी किसी शब्द की शुरुआत में नहीं आते, हमेशा बीच में या आखिर में ही मिलेंगे, जैसे सड़क या पढ़ना में। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हिंदी वर्णमाला सिर्फ रटने वाले अक्षरों की लिस्ट नहीं है, ये तो आवाज़ों का एक पूरा लॉजिकल मैप है। तो अगली बार जब कोई हिंदी शब्द कानों में पड़े तो ज़रा ये महसूस करने की कोशिश कीजिएगा कि वो आवाज़ आ कहाँ से रही है, गले से, तालू से या फिर होंठों से। भाषा से जुड़ने का ये एक बिल्कुल नया और मज़ेदार तरीका हो सकता है।